उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। अलाभकारी संस्थान का अर्थ जानने में, अलाभकारी संस्थान की विशेषताओं की व्याख्या करने में, अलाभकारी संस्थान द्वारा तैयार किए गए खातों के प्रकार को समझने में, अलाभकारी संस्थान द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों को समझने में, आय और व्यय और प्राप्ति और भुगतान खाते के बीच अंतर जानने में, अंतिम खातों में कुछ विशिष्ट मदों का व्यवहार जानने में। अलाभकारी संगठन क्या है? जो संगठन समाज के कल्याण के लिए और गैर लाभकारी उद्देश्यों के लिए काम करते हैं, उन्हें अलाभकारी संगठनों के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर धर्मार्थ संगठन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन संगठनों का उद्देश्य जन समूहों की सेवा करना होता है। ये संगठन आमतौर पर वस्तुओं का निर्माण नहीं करते हैं या वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं करते हैं। उनकी आय का स्रोत आमतौर पर दान, अपने सदस्यों से चंदा, सरकार से अनुदान या निवेश से आय होता है। ये संगठन धन के उपयोग पर नियंत्रण का उपयोग करने के लिए खाते रखते हैं। अलाभकारी संगठन की विशेषताएं। ऐसे संगठनों की मुख्य विशेषताएं हैं: व्यापक रूप से समूहों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और खेल कूद जैसी सेवाएं देने के लिए इन संगठनों का गठन किया जाता है। ये संगठन गैर लाभ के आधार पर कार्य करते हैं या मामूली कीमत वसूलते हैं। ये संगठन आमतौर पर धर्मार्थ न्यास या सोसाइटी के रूप में काम करते हैं। उनका कार्य आमतौर पर इनके सदस्यों द्वारा निर्वाचित समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ऐसे संगठनों की आय के स्रोत सदस्यों से चंदा, दान, सरकार से अनुदान या निवेश से आय है। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से होने वाली आय पूंजी निधि या सामान्य निधि में जमा की जाती है। ये संगठन समाज के कल्याण या सामाजिक कुशल क्षेम के लिए काम करते हैं। इन संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली लेखांकन जानकारी वर्तमान और संभावित योगदानकर्ताओं की सांविधिक आवश्यकता पूरी करने के लिए होती है। अलाभकारी संगठन के लिए लेखांकन अभिलेख। जैसा कि हम जानते हैं कि इन संगठनों की आय का मुख्य स्रोत चंदा, सरकार या वित्तीय संस्थानों से अनुदान होता है। ये संगठन नकदी में या बैंकों के माध्यम से लेन देन करते हैं। उन्हें अपने लेन देन का उचित अभिलेख रखना होता है। यही कारण है कि वे दिन प्रतिदिन का लेन देन दर्ज करने के लिए रोकड़ बही रखते हैं। ये संगठन खाता बही भी रखते हैं, जिसमें सभी आयों, व्ययों, परिसंपत्तियों और देनदारियों का अभिलेख होता है, जो लेखांकन वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करने में मदद करता है। वो चंदा, दान इत्यादि अभिलेखित करने के लिए पूंजी निधि भी रखते हैं। अंतिम लेखा या वित्तीय विवरण। वित्तीय वर्ष के अंत में अलाभकारी संगठनों को भी वित्तीय विवरण तैयार करना होता है। लेकिन ये जानने के लिए कि क्या इन संगठनों द्वारा अर्जित आय व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं, इन संगठनों को सदस्यों, दानदाताओं, निवेशकों और सोसाइटी रजिस्ट्रार को ये जानकारी देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अलाभकारी संगठन के
अंतिम खाता प्राप्ति और भुगतान खाता आय और व्यय खाता और बैलेंस शीट से मिलकर बना होता है। यदि कोई संगठन डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से लेन देन दर्ज कर रहा है तो उसे खाता बही खातों की सटीकता की जांच करने के लिए तलपट भी तैयार करना होगा। प्राप्ति और भुगतान खाता। ये खाता प्राप्त रोकड़ और नकद भुगतान के आधार पर लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, जिसे रोकड़ बही में दर्ज किया जाता है। ये विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत नकद और बैंक लेन देन का अभिलेख है। उदाहरण के लिए चंदे के रूप में सदस्यों से प्राप्त धन रोकड़ बही के डेबिट पक्ष पर दिखाई देगा और प्राप्ति और भुगतान खाते में प्राप्ति के रूप में दिखाया जाएगा। प्राप्ति और भुगतान खाता विभिन्न प्राप्तियों और भुगतानों को अभिलेखित करता है, चाहे वो चालू अवधि, गत वर्ष या आगामी से संबंधित हो या वे पूंजी या राजस्व प्रकृति के हों। ये कोई मूल्यह्रास नहीं दिखाता है। प्राप्ति और भुगतान खाते में उद्घाटन शेष बैंकस्थ रोकड़ या हस्तस्थ रोकड़ दिखाता है, जो कि इसके प्राप्ति पक्ष पर दिखाया जाता है, और अंतिम शेष वर्ष के अंत में हस्तस्थ रोकड़ और बैंक शेष का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्राप्ति और भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष पर दिखाई देता है। प्राप्ति और भुगतान खाते की मदों की विस्तृत सूची निम्नानुसार दी गई है। प्राप्ति और भुगतान खाते की मुख्य विशेषताएं। आइए इन सुविधाओं पर एक एक करके चर्चा करें। ये रोकड़ पुस्तक की तरह है, जिसमें प्राप्ति डेबिट पक्ष में दर्ज की जाती है, जबकि क्रेडिट पक्ष पर भुगतान दर्ज किया जाता है। ये सभी प्राप्तियों और भुगतानों की राशि दर्ज करता है, चाहे वो चालू वर्ष से संबंधित हो या नहीं। ये सभी प्रकार की प्राप्तियों को दर्ज करता है, चाहे वो पूंजी प्रकृति के हों या राजस्व प्रकृति के हों। नकद या बैंक लेन देन के बीच कोई अंतर नहीं होता है। ये खाता मूल्यह्रास, बकाया खर्च, अर्जित आय इत्यादि जैसी मदें नहीं दिखाता है। ये खाता हस्तस्थ या बैंकस्थ रोकड़ के उद्घाटन शेष के साथ शुरू होता है और वर्ष के अंत में हस्तस्थ या बैंकस्थ रोकड़ के शेष या बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ बंद होता है। प्राप्ति और भुगतान खाता बनाने में निहित चरण। हमें निम्नानुसार मदों को दर्ज करना चाहिए। हस्तस्थ या बैंकस्थ रोकड़ का उद्घाटन शेष खाते डेबिट पक्ष पर और बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट पक्ष पर दर्ज करें। सभी प्राप्तियों की राशि को इसके डेबिट पक्ष पर दिखाएं, चाहे वे जिस वर्ष से संबंधित हों। भुगतान की राशि क्रेडिट पक्ष पर दिखाएं, चाहे वो जिस वर्ष से संबंधित हो। अप्राप्य आय और देय खर्चों को खाता पुस्तकों में लेखांकित किया जाना चाहिए। भुगतान और प्राप्तियों के बीच अंतर को डेबिट पक्ष में अंतिम शेष या बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में, हस्तस्थ रोकड़ के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। आय और व्यय खाता। ये लाभ और हानि खाते की तरह है, जिसे किसी भी व्यवसाय में संचयी आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें केवल आगम मदों को दर्ज किया जाता है और लेखांकन वर्ष के अंत में शेष राशि को अधिशेष या घाटे के रूप में दर्शाया जाता है। खर्च और हानियों को व्यय पक्ष में दर्शाया जाता है, जबकि
सभी आय या लाभों को आय पक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। ये लेखांकन वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि दर्शाता है। आय और व्यय खाता बनाने में निहित चरण। हमें प्राप्ति और भुगतान खाते से आय और व्यय खाता बनाते समय निम्नलिखित कदम उठाने होते हैं। विस्तार से प्राप्ति और भुगतान खाते का अध्ययन करें। आय और व्यय खाते से नकदी और बैंक का उद्घाटन और अंतिम शेष छोड़ दें। पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत भुगतान को शामिल ना करें, क्योंकि ये चीजें बैलेंस शीट में दिखाई देंगी। हमें केवल आय और व्यय खाते के आय पक्ष पर दिखाई जाने वाली आगम प्राप्तियों पर विचार करना चाहिए। आय और व्यय खाते के व्यय पक्ष पर आगम व्यय दर्ज करें। स्थायी परिसंपत्तियों के अवमूल्यन, लाभ हानि और बिक्री और संदिग्ध ऋणों पर भी आय और व्यय खाते में विचार किया जाता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। नीचे दिए गए प्राप्ति और भुगतान खाते से 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए क्लीन दिल्ली क्लब का आय और व्यय खाता तैयार करें। प्राप्ति और भुगतान खाता और आय और व्यय खाते के बीच अंतर। प्राप्ति और भुगतान बनाम आय और व्यय खाते के बीच अंतर। हम निम्नलिखित कारकों के आधार पर दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं। प्रकृति। आय और व्यय खाता लाभ और हानि खाते की तरह होता है, जबकि प्राप्ति और भुगतान खाता रोकड़ पुस्तक की तरह होता है। मदों की प्रकृति। आय और व्यय खाता में केवल पूंजी की प्रकृति के व्यय और आय दर्ज किए जाते हैं, जबकि प्राप्ति और भुगतान खाते में आगम और पूंजी दोनों की प्रकृति के लेन देनों पर विचार होता है। अवधि। आय और व्यय खाते में केवल चालू वर्ष के लेन देन पर विचार होता है, जबकि प्राप्ति और भुगतान खाते में गत और आगामी वर्षों के आय और व्यय पर भी विचार होता है। डेबिट पक्ष। आय और व्यय खाते के डेबिट पक्ष पर खर्चों और हानियों को दर्ज किया जाता है, जबकि प्राप्ति और भुगतान खाते के डेबिट पक्ष पर प्राप्तियों को दर्ज किया जाता है। क्रेडिट पक्ष। आय और व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष पर आय और लाभ को दर्ज किया जाता है, जबकि प्राप्ति और भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष पर भुगतानों पर विचार होता है। मूल्य ह्रास। आय और व्यय खाते में मूल्य ह्रास दर्ज किया जाता है, जबकि प्राप्ति और भुगतान खाते में मूल्य ह्रास शामिल नहीं होता है। उद्घाटन शेष। आय और व्यय खाते में कोई उद्घाटन शेष नहीं होता है, जबकि प्राप्ति और भुगतान खाते में हस्तस्थ या बैंकस्थ रोकड़ का ख्याल रखा जाता है। अंतिम शेष। आय और व्यय खाते में अंतिम शेष व्यय पर आय की अधिकता या इसके विपरीत दर्शाता है, जबकि प्राप्ति और भुगतान खाता हस्तस्थ रोकड़ या बैंक ओवरड्राफ्ट दर्शाता है। बैलेंस शीट और इसकी तैयारी। बैलेंस शीट संगठन की वित्तीय स्थिति जानने के लिए अलाभकारी संगठन द्वारा बैलेंस शीट तैयार की जाती है। ये हर वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रदर्शित करता है। परिसंपत्तियों को दाईं तरफ दर्शाया जाता है, जबकि देनदारियां
बाईं तरफ दर्शाई जाती हैं। अंतर यह है कि इसमें पूंजी और अधिशेष या घाटे के स्थान पर पूंजी निधि होती है। आय और व्यय खाते के अनुसार पूंजी निधि से जोड़ा या घटाया जाना होता है। हम सीधे वसीयत, आजीवन सदस्यता और प्रवेश शुल्क जैसी कुछ मदें पूंजी निधि में जोड़ते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खेल कूद निधि, भवन निधि, दाता निधि आदि जैसी अन्य निधियां भी हो सकती हैं। बैलेंस शीट बनाने में निहित चरण। पूंजी निधि को उद्घाटन शेष के रूप में लें और आय और व्यय खाते से अधिशेष जोड़ें। वर्ष के दौरान प्राप्त प्रवेश शुल्क, वसीयतें जोड़ें। हिरास लगाने के बाद जोड़ के साथ सभी स्थायी परिसंपत्तियों पर विचार करें। आय और व्यय खाते के आय पक्ष के साथ प्राप्ति और भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष पर मदों की तुलना करें। आय और व्यय खाते के व्यय पक्ष के साथ प्राप्ति और भुगतान खाते के भुगतान पक्ष पर मदों की तुलना करें। अलाभकारी संस्थाओं में विशिष्ट मदें। व्यापारिक संगठनों के समान प्रणाली की तरह अलाभकारी संस्थाओं का अंतिम खाता तैयार किया जाता है। कुछ ऐसी मदें होती हैं जो प्रकृति में अलग होती हैं और इन संस्थाओं का अंतिम खाता तैयार करते समय जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए। आइए इन मदों पर एक एक करके चर्चा करें। चंदा। चंदा मूल रूप से संस्था के सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर भुगतान किया गया सदस्यता शुल्क होता है। ये चंदा अलाभकारी संस्थाओं के लिए आय का मुख्य स्रोत है। सदस्य द्वारा भुगतान किए गए चंदे को प्राप्ति और भुगतान खाते में प्राप्ति माना जाता है और आय और व्यय खाते में आय माना जाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संस्थाओं द्वारा प्राप्त चंदे को प्राप्ति और भुगतान खाते में चंदे के रूप में प्राप्त कुल राशि के रूप में दिखाया जाता है, चाहे वो जिस भी वर्ष में प्राप्त हो। जबकि आय और व्यय खाता केवल चालू वर्ष का चंदा दिखाता है, चाहे वो प्राप्त हो या नहीं। उदाहरण के लिए, एक क्लब ने वर्ष 2005-2006 के दौरान चंदे के रूप में 20,000 रुपए प्राप्त किए, जिसमें से 3,000 रुपए वर्ष 2004-05 और 2,000 रुपए वर्ष 2006-2007 से संबंधित हैं और वर्ष 2005 और 2006 के अंत में 6,000 रुपए अभी भी प्राप्य हैं। इस मामले में प्राप्ति और भुगतान खाता 20,000 रुपए चंदे से प्राप्ति के रूप में दिखाएगा, लेकिन आय और व्यय खाता वर्ष 2005-2006 के लिए चंदे से आय के रूप में 21,000 रुपए दर्शाएगा, जिसकी गणना को संदर्भित चित्र में दिखाया गया है। दान। दान एक प्रकार का उपहार है जिन्हें संस्था किसी व्यक्ति या संगठन से उपहार के रूप में प्राप्त नकदी या संपत्ति के रूप में प्राप्त करती है। इसे प्राप्ति और भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। दान सामान्य या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दिए जा सकते हैं। विशिष्ट दान। यदि दान का उपयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाना हो तो इसे विशिष्ट दान कहा जाता है। ये विशिष्ट उद्देश्य मौजूदा भवन का विस्तार, नई कंप्यूटर प्रयोगशाला का निर्माण, पुस्तक बैंक का निर्माण इत्यादि हो सकते हैं। इस तरह के दान को बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष पर दिखाया जाना चाहिए, चाहे राशि बड़ी हो या छोटी। सामान्य दान।
इस तरह के दान का संगठन के सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हें आगम प्राप्ति माना जाता है, क्योंकि सामान्य दान इस तरह की संस्थाओं की आय का नियमित स्रोत होते हैं। इसलिए इसे चालू वर्ष के आय और व्यय खाते के आय पक्ष पर लिया जाता है। वसीयतें। जैसा कि नाम से पता चलता है, वसीयत किसी मृत व्यक्ति की वसीयत के अनुसार प्राप्त राशि होती है। यदि राशि बड़ी होती है तो इसे प्राप्ति और भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष पर दिखाया जाता है और बैलेंस शीट में सीधे पूंजी निधि में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि बार बार नहीं होती है। यदि राशि छोटी होती है तो इसे आय माना जाता है और आय और व्यय खाते के आय पक्ष पर दिखाया जाता है। आजीवन सदस्यता और अन्य मदें। आजीवन सदस्यता शुल्क। समय समय पर सदस्यता शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि के बजाय सदस्यों द्वारा एक मुश्त के रूप में भुगतान की गई राशि को पूंजी प्राप्ति माना जाता है और सीधे पूंजी निधि में जमा किया जाता है। प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क, जिसे भर्ती शुल्क भी कहा जाता है, इसका सदस्य द्वारा केवल एक बार सदस्यता लेने के समय भुगतान किया जाता है। क्लब जैसी संस्थाओं के मामले में जो संख्या में सीमित होते हैं और प्रवेश शुल्क की राशि उच्च होती है, इसे अनावर्ती मद माना जाता है और सीधे पूंजी या सामान्य निधि में जमा किया जाता है। शैक्षणिक संस्थानों जैसे कुछ संगठनों के मामले में प्रवेश शुल्क नियमित आय होती है और शामिल राशि छोटी भी हो सकती है, तो हम इस मद को आगम प्राप्ति के रूप में देखते हैं। यदि विशिष्ट निर्देश है तो पूरी राशि को पूंजी प्राप्ति माना जाता है और सीधे पूंजी या सामान्य निधि में जोड़ दिया जाना चाहिए। पुरानी परिसंपत्तियों की बिक्री। पुरानी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धन को उस वर्ष के प्राप्ति और भुगतान खाते में शामिल किया जाना चाहिए जिसमें वो बेची जाती है और किसी भी लाभ या हानि को आय और व्यय खाते में दर्शाया जाना चाहिए। पाक्षिकों का विक्रय। ये आवर्ती बंद है और इसलिए इसे आय माना जाता है और खाते के आय पक्ष पर दर्शाया जाता है। अन्य मदें। खेल के सामान का विक्रय। गेंद, बल्ला, जाल जैसे खेल के पुराने सामान की बिक्री क्लबों का नियमित लक्षण है। इसे आय और व्यय खाते में आय के रूप में दिखाया जाता है। सम्मानार्थ पारिश्रमिक का भुगतान। वो राशि जिसका भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जो कि संस्था का पक्का कर्मचारी नहीं है, सम्मानार्थ पारिश्रमिक कहलाती है। कलाकार को क्लब में प्रदर्शन करने के लिए किया गया भुगतान सम्मानार्थ पारिश्रमिक का एक उदाहरण है। इसे आय और व्यय खाते के व्यय पक्ष पर दिखाया जाता है। वृत्तिक निधि। ये उपहार से प्राप्त राशि है जो आय एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए होती है, इसलिए इसे पूंजी प्राप्ति माना जाता है और बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष पर परिलक्षित होता है। सरकारी अनुदान। कई शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज अपनी गतिविधियों के लिए सरकार के अनुदान पर निर्भर होते हैं। प्रकृति में आवर्ती अनुदान को आगम प्राप्ति माना जाता है और आय और व्यय खाते में जमा किया जाता है, जबकि भवन अनुदान जैसे अनुदान को पूंजी प्राप्ति माना जाता है
और भवन निधि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नकद अनुदान को उस वर्ष के लिए राजस्व आय के रूप में लिया जा सकता है जिसमें वो प्राप्त होता है। विशेष निधि। अलाभकारी संस्थाएं खेल निधि, मैच निधि, पुरस्कार निधि इत्यादि जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष निधि बनाती हैं। ऐसी निधियों को प्रतिभूतियों में निवेश माना जाता है और इस तरह के निवेश पर अर्जित आय को संबंधित निधियों में जमा किया जाता है, न कि आय और व्यय खाते में जमा किया जाता है। और इसी तरह संबंधित निधि से खर्च भी घटाया जाता है। लेखन सामग्री। आमतौर पर लेखन सामग्री या उपभोग्य मदों पर किसी भी समय किया गया खर्च आय और व्यय खाते पर प्रभारित किया जाता है। लेकिन लेखन सामग्री के स्टॉक की दी गई स्थिति आरंभिक और या अंतिम में यह दृष्टिकोण लेखन सामग्री की खरीद में आवश्यक समायोजन करेगा और उपभोग की गई लेखन सामग्री की लागत निकालेगा और वो राशि आय और व्यय खाते में और इसका स्टॉक बैलेंस शीट में दर्शाएगा। तलपट के आधार पर आय और व्यय खाता। जैसा कि हमने जाना है, अलाभकारी संस्था के मामले में आय और व्यय खाता और बैलेंस शीट प्राप्ति और भुगतान खाते के आधार पर तैयार की जाती है। लेकिन कभी-कभी अतिरिक्त जानकारी के साथ तलपट शेष पर विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक स्कूल के तलपट शेष और नीचे दी गई अन्य जानकारी से 31/3/2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और उस तिथि के अनुसार बैलेंस शीट तैयार करें। प्रासंगिक व्यापारिक क्रियाकलाप। कभी-कभी दवाई घर, अस्पताल, कैंटीन, सौंदर्य सदन इत्यादि सुविधाएं व्यापारिक गतिविधियों के भाग के रूप में सदस्यों या आम जनता को प्रदान की जाती हैं। ऐसे मामलों में इस तरह की संबंधित गतिविधियों का परिणाम जानने के लिए व्यापार खाता तैयार किया जाता है। इस तरह की व्यापारिक गतिविधियों से होने वाले लाभ का संगठन के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसलिए इसे आय और व्यय खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तरह का खाता बनाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ऐसे वाणिज्यिक व्यापार के कारण होने वाले लाभ या हानि की गणना करने के लिए व्यापार खाता तैयार किया जाता है। इस तरह की व्यापारिक गतिविधियों से सीधे और विशेष रूप से संबंधित सभी लागतों और आगम को व्यापार खाते में दर्ज किया जाता है और व्यापार खाते का शेष आय और व्यय खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। व्यापारिक लाभ या हानि के अलावा अन्य सभी आय और व्यय को व्यापार खाते में दर्ज नहीं किया जाता है। आय और व्यय खाते द्वारा प्रकट अधिशेष या घाटे को पूंजी या सामान्य निधि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, शिव ई नारायण एजुकेशन ट्रस्ट 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय और व्यय खाते के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। 31 मार्च 2016 को निम्नलिखित शेष दर्शाए गए निवेश 1,60,000 रुपए, फर्नीचर 4,000 रुपए और पुस्तकें 20,000 रुपए। उद्घाटन और अंतिम बैलेंस शीट तैयार करें। 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट, 31 मार्च 2017 को
बैलेंस शीट। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जो संस्थान समाज के कल्याण और अलाभकारी उद्देश्यों के लिए काम करते हैं, उन्हें अलाभकारी संस्थानों के रूप में जाना जाता है। इन संस्थानों की आय का मुख्य स्रोत चंदा, सरकार या वित्तीय संस्थानों से अनुदान होता है। प्राप्त रोकड़ और नकद भुगतान के आधार पर लेखांकन वर्ष के अंत में प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार किया जाता है, जिन्हें रोकड़ पुस्तक में दर्ज किया जाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता में सभी प्राप्तियों और भुगतानों की राशि दर्ज की जाती है, चाहे वो चालू वर्ष से संबंधित हो या नहीं। आय और व्यय खाता में केवल आगम मदों को दर्ज किया जाता है और लेखांकन वर्ष के अंत में शेष को अधिशेष या घाटे के रूप में दर्शाया जाता है। संस्थान की वित्तीय स्थिति जानने के लिए अलाभकारी संस्थान द्वारा बैलेंस शीट तैयार की जाती है। दान किसी व्यक्ति या संगठन से नकदी या संपत्ति के रूप में प्राप्त एक प्रकार का उपहार होता है। वसीयत, जैसा कि नाम से पता चलता है, मृत व्यक्ति की वसीयत के अनुसार प्राप्त राशि है। वो राशि जो उस व्यक्ति को भुगतान की जाती है जो संस्थान का नियमित कर्मचारी नहीं होता है, सम्मानार्थ पारिश्रमिक कहलाती है।